हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट ऑनलाइन स्टडी क्लासेस के ऊपर। और मैं कक्षा 10 की विज्ञान की क्लासेस जो हमारी चल रही थी उसके अंदर अध्याय नंबर हमारा 2 चल रहा है, अम्ल क्षार और लवण। एसिड बेस और साल्ट के जो चैप्टर है उसका हम बात कर रहे थे। इस चैप्टर के अंदर हमारी लगभग 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और चौथा पार्ट मैं आज लेकर के आया हूँ आपके लिए। और इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया पीएच स्केल के बारे में कि सर पिच स्केल क्या होता है, उसे किस प्रकार से हम काम में लेते हैं, किस प्रकार से पिच स्केल को बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से वह हमें क्षार बताता है, किस प्रकार से हमें अम्ल के बारे में बताता है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इस क्लास के अंदर वो होने वाला है बच्चों, हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में जो हमारे दैनिक आवश्यक कार्यों के अंदर जो पीएच स्केल होती है उसका क्या महत्व होता है, मतलब दैनिक जीवन में पीएच के महत्व है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं। इस क्लास के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों किसके बारे में, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व या फिर पीएच स्केल के महत्व कि आखिरकार मनुष्य या फिर कोई भी जीवधारी उसके दैनिक जीवन में उसकी दैनिक गतिविधियों में पीएच स्केल किस प्रकार से कार्यकारी है, महत्वपूर्ण योगदान रखती है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना है, एक एक चीज को समझते हुए जाना है, क्योंकि हमें आपको जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी आपको अच्छे से तैयार करना है, किसी भी चीज को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम है, आसानी से हम आराम से एक एक चीज को समझ सकते हैं। धीरे धीरे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो गारंटी देता हूँ आपको एक एक चीज क्लियर होने वाली है। ठीक है, बस बने रहना वीडियो के साथ में अंत तक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना बच्चों, ताकि वो भी जुड़ जाएं, और कमेंट भी जरूर करना लास्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय, आज की हमारी क्लास। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4, अम्ल क्षार और लवण का जो पार्ट नंबर 4 है, चौथा पार्ट आज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में एक पार्ट और होगा इस चैप्टर का, उसके मैं अंदर बात करूंगा लवण के बारे में, लवण क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर हम जो भी फॉर्मूले होते हैं दावन सोडा विरंजक चूर्ण उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोटबुक के क्वेश्चन सारे के सारे हम करने वाले हैं, एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज हमारा जो इसका पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। लिखिए, पहला बिंदु हमारा रहने वाला है बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। क्या पढ़ेंगे बच्चों, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व है। इसके अंदर सबसे पहले पहला पॉइंट हमारा बच्चों लिखो, जीवों की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। पहला पॉइंट लिखो बच्चों इसमें, जीवों के प्रति, जीवों की पीएच के प्रति, जीवों की पीएच के प्रति संवेदनशीलता, संवेदनशीलता कि जीव जो होते हैं वो किस प्रकार से संवेदनशील होते हैं, किसके प्रति बच्चों, पीएच के प्रति। आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर बच्चों पहले मैं लिखा देता हूं आपको, पहले आप एक एक चीज को लिख लीजिए, फिर हम बात करने वाले हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले बच्चों इसमें आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए पहले नोट्स तैयार करके लाता हूँ, पहले नोट्स जो भी मेरे को अच्छे लगते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक है वो इसके बारे में लिखता हूँ, फिर आपको करवाता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छे से शॉर्ट तरीका मैंने निकालने की कोशिश की है, बेहतरीन से बेहतरीन, इसको एकदम सरल से सरल करने की कोशिश की है, इजी से इजी करने की, आसान से आसान बनाने की कोशिश की है मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो लिखिए बच्चों कि पीएच के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार की होती है। हमारे शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। लिखिए, हमारा हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच, 7.8 पीएच परास के मध्य, परास के मध्य कार्य करता है, कार्य करता है। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। इसके अंदर दूसरा पॉइंट है बच्चों, वर्षा के जल की पीएच का मान, वर्षा के जल के पीएच का मान अगर 5.6 से कम हो तो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है, अम्लीय वर्षा होती है या फिर कहलाती है।
अगला पॉइंट है बच्चों इसके अंदर अम्लीय वर्षा की हानियां। ये लिख लीजिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अम्लीय वर्षा की हानियां, अम्लीय वर्षा की हानियां। ये जो अम्लीय वर्षा होती है उससे क्या क्या हानियां होती है उसके बारे में हम लिखने वाले हैं। इसके अंदर बच्चों लिख लीजिए, थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, लिखिए अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में जब नदी में प्रवाहित होता है प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है कम हो जाता है। ऐसे में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है कठिन हो जाती है। ये है बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में कि दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व होता है उसके अंदर किस तरह। हमारा पहला पॉइंट हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो बच्चों इसमें आप लिखेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच जो होती है, पीएच स्केल जो होती है, वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे लिए देती है। पहला बिंदु इसके अंदर पढ़ेंगे हम, जीवों की पीएच की प्रति संवेदनशीलता। अब क्या होता है देखो बच्चों, सामान्यतः देखा जाए तो जीवों के अंदर, प्रत्येक जीवधारी के अंदर शरीर का जो परास होता है पीएच मान का, वो क्या होता है 7 से लेकर 7.8 के मध्य कार्य करता है। 7 से लेकर 7.8 के मध्य जो मनुष्य का शरीर होता है, किसी भी जीवधारी का जो शरीर होता है, वो 7 से 7.8 जो पीएच मान होता है उसके मध्य जो परास होती है उसके अंदर कार्य करता है। ठीक है, इससे अगर इससे शरीर के अंदर कम कार्य होगा, मतलब अम्ल, इससे पीएच का मान अगर कम होगा तो क्या होगा, हमारा शरीर अम्ल प्रभावी होगा। और अगर अम्ल प्रभावी होगा तो अल्सर जैसी शिकायतें होंगी, शरीर को नुकसान होगा, क्योंकि एसिड जो होता है वो बॉडी के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है, ज्यादा मात्रा इसके लिए लाभदायक नहीं है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट इसी के अंदर पढ़ा कि वर्षा के जल का पीएच मान। अब आपने देखा होगा कि वर्षा होती है, अब कुछ बार क्या होता है, जब वर्षा होती है तो क्या होता है, फसलें पीली पड़ जाती हैं। और कुछ बार जब वर्षा होती है तो फसलें क्या होती है, अच्छी प्रकार से हरी भरी हो जाती है। इसका कारण क्या है, कभी आपने सुना होगा कि आज जो बरसात का पानी है वो खारा है, बरसात का पानी है वो मीठा है। ठीक है ना, वो खारा मीठा नहीं है बच्चों, वो है अम्लीय और क्षारीय। अगर बारिश खारी होगी तो उसके अंदर अम्ल होंगे, एसिड्स होंगे। ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, फसलें पीली पड़ेंगी। और फसल पीली पड़ेंगी तो उसका प्रभाव हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सी वर्षा हो रही है बच्चों, अम्लीय वर्षा हो रही है। तो अगर आपके वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, कितना होता है बच्चों, 5.6 से कम होता है, तो क्या होता है बच्चों, वह जो वर्षा होती है वो कौन सी वर्षा की श्रेणी में आ जाती है, अम्लीय वर्षा की श्रेणी में आ जाती है। इसे हम क्या कह सकते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। समझ गए, आगे देखिए। अब कहते हैं कि सर अम्लीय वर्षा की हानि क्या होती है। चलो ठीक है, अम्लीय वर्षा हो जाएगी तो इससे हमें क्या नुकसान होगा, बच्चों नुकसान होता है। इसे नुकसान क्या होता है, अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में प्रवाहित होता है, अम्लीय वर्षा का जल जब क्या होता है, नदियों में प्रवाहित होता है, तो क्या होता है इससे, जैसे वो जल नदियों में जाएगा तो नदियों के अंदर क्या होगा, जैसे वो नदी का जल था उसका पीएच का मान कम होगा, क्योंकि भाई अम्लीय वर्षा है। अगर अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसमें अम्ल का मान ज्यादा होता है, और अम्ल का मान जैसे ही नदियों में जाता है तो नदियों का पीएच भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिससे क्या होता है, उस नदी के अंदर रहने वाले जीवधारी जो होते हैं, जलीय जीवधारी होते हैं, उनका जो जीवन यापन होता है वो कठिन हो जाता है। मतलब जलीय जीवधारी उत्तर जीविता कठिन हो जाती है। समझ में आ गया बच्चों।
अगला पॉइंट हम लिखने वाले हैं बच्चों इसके अंदर, अगला पॉइंट है हमारा मिट्टी की अम्लीयता। मिट्टी की अम्लीयता, आगे देखिए इसके अंदर बी पॉइंट लिखेंगे बच्चों, समझेंगे मिट्टी की अम्लीयता। पहला पॉइंट मैंने आपको करवा दिया, अब लिखेंगे मिट्टी की अम्लीयता। कि अम्लीयता क्या होती है, आखिरकार ये किस प्रकार प्रभावित होती है, किस प्रकार से हमें प्रभावित करती है। बी पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इसके अंदर लिखिए मिट्टी की, मिट्टी की अम्लीयता, मिट्टी की अम्लीयता। एसिड नेचर ऑफ सोइल, एसिड नेचर ऑफ सोइल। अब इसके अंदर क्या लिख रखा है, पहले लिख लेते हैं बच्चों, फिर मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से। पहले लिख लीजिए, आदर्श मिट्टी का पीएच परास 7 से 7.6 होना चाहिए। लिखिए आदर्श मिट्टी, आदर्श मिट्टी का पीएच परास 7 से 7.6 के मध्य होना चाहिए, के मध्य होना चाहिए, होना चाहिए, जिससे पौधे विकसित हो सकें, जिससे पौधे विकसित हो सकें, जिससे पौधे विकसित हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, कई बार कई कारणों से मिट्टी का पीएच कम हो जाता है। इसकी के अंदर है कई बार कुछ कारणों से, कुछ कारणों से मिट्टी का पीएच मान कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे फसल अच्छी नहीं हो पाती है, जिससे फसल की अच्छी उपज नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है, क्योंकि अच्छी उपज के लिए पौधों का विशिष्ट मान, पीएच मान विशिष्ट पीएच परास के मध्य होना चाहिए। क्योंकि अच्छी उपज के लिए, अच्छी उपज के लिए पीएच परास 7 से 7.6 के मध्य रहनी चाहिए, मध्य रहनी चाहिए। समझ में आ गया। फिर अतः अम्लीय से मिट्टी को बचना चाहिए। उपाय क्या है बच्चों इसके, इसका उपाय है किस तरह, अगर अम्लीय मिट्टी हो जाए तो इसका कोई उपाय होगा बचाने के लिए, हम किस प्रकार से अम्लता कम कर सकते हैं। तो लिखिए बच्चों, चाक का पाउडर या फिर चूने का प्रयोग, या चूने का प्रयोग, चूने का प्रयोग। अब ये है दूसरा पॉइंट, मिट्टी की अम्लता। अब क्या होता है बच्चों, खेत के अंदर मिट्टी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। कहां पर अच्छा अनाज पैदा होता है, अच्छी उपज होती है, कहीं पर अच्छा अनाज नहीं होता है। इसका कारण है बच्चों मिट्टी की प्रचुर अम्लता, कि मिट्टी की जो अम्लता होती है वो कितनी है, ज्यादा है या फिर कम है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं, जो हमारा बी पॉइंट है कि दिन जीवन पेज का महत्व क्या होता है, उसका बी पॉइंट ये है कि मिट्टी की अम्लता। आदर्श जो मिट्टी होती है उसका पीएच मान हमेशा 7 से लेकर 7.6 के मध्य होता है। आदर्श मिट्टी का पीएच परास 7 से 7.6 के मध्य होता है, जिससे क्या होता है बच्चों, जो पौधे होते हैं अच्छे प्रकार से विकसित हो पाते हैं। अगर ये मिट्टी की जो कुछ अम्लता होती है, पीएच मान होता है, कभी कभी क्या होता है बच्चों, कम पड़ने लग जाता है, मतलब कम हो जाता है, जिससे क्या होता है मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाती है। और अधिक अम्लीय होने की वजह से फसलें क्या हो जाती है बच्चों, पीली पड़ जाती है, उसका नुकसान हो जाता है, और फसल की अच्छी उपज नहीं हो पाती है। क्योंकि अच्छी उपज के लिए पीएच परास कितने होने चाहिए बच्चों, याद रखना 7 से 7.6।
और आपको ये याद रखना है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए पीएच कितने होने चाहिए बच्चों? 7 से 7.6 के मध्य होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7 से 7.6 के मध्य होनी चाहिए। अब इसका उपाय क्या है कि सर अगर किसी भी तरीके से अगर अम्लता बढ़ जाए तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? इसका उपाय है, अगर पौधे पीले पड़ रहे हैं तो समझ जाना है कि जो मिट्टी है उसके अंदर, जमीन के अंदर, वो अम्लीय है, प्रकृति की उसके अंदर अम्लीय मात्रा बढ़ गई है, तो उसको सार करना है। अब उसको उदासीन या फिर सारी करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? चाक का पाउडर आपको मिलाना है या फिर आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं। इससे वो पौधे में सुधार होगा, उसकी अच्छी उपज हो सकती है। अगला है बच्चों इसके अंदर खाने संबंधित अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना। सी पॉइंट हम पढ़ेंगे बच्चों, अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना। अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना, सी पॉइंट लिखिए। अम्लीय माध्यम में, सी पॉइंट है इसके अंदर, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना, भोजन का पचना, अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना। अब हम इसको समझेंगे कि आखिरकार अम्लीय माध्यम भोजन का पचने का मतलब क्या होता है। इसको समझेंगे बच्चों। देखिए हमारे अमाशय में, पहले लिख लीजिए फिर समझा दूंगा। हमारे अमाशय में HCl की मात्रा पाई जाती है, पाई जाती है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, जो भोजन के पाचन में क्या होता है बच्चों? सहायक होता है। इसकी पीएच की मान करें बच्चों तो क्या होता है? जो ये होता है 1.5 से 3.5 पीएच परास के मध्य कार्य करता है, मध्य कार्य करता है। अगर ये कम ज्यादा होती है तो इससे हमें क्या होती है बच्चों? कुछ नुकसान हो जाता है। अगर इसके मध्य कार्य करता है लेकिन अगर ये कम या ज्यादा हो तो इससे नुकसान हो जाता है। उसके दो कारण उत्पन्न होते हैं। इसके दो कारण कौन से हैं? एक तो है बच्चों अम्ल अधिक मतलब अपच, ठीक है। दूसरा कारण है इसका बच्चों वह आपका प्रति अम्ल औषधि, प्रति अम्ल औषधि, प्रति अम्ल औषधि। अपच का मतलब क्या होता है? अम्ल का स्राव कम होना, अम्ल का स्राव कम होना। और प्रति अम्ल का मतलब क्या होता है? अपच को स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल का उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर की दर्द या जलन का अनुभव होता है। प्रति अम्ल क्या होता है? अपच की स्थिति में, अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द या जलन का अनुभव होता है, जिससे उदर में जलन या दर्द का अनुभव होता है, दर्द का अनुभव होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो नुकसान दे रही है, इसका कोई उपचार भी होता है क्या? हाँ बच्चों, इसको हम समझेंगे आगे। देखिए अब सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन। हमारे अमाशय में क्या होता है बच्चों? HCl अम्ल पाया जाता है। और HCl अम्ल क्या होता है? HCl अम्ल
खाने को पचने में सहायता करता है। ठीक है, खाने को पचने में सहायता करता है। और ये जो खाने के पचने के अंदर जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, जो अम्ल की जो प्रोसेस होती है, पीएच परास होती है, वो क्या होती है बच्चों, 1.5 से 3.5 के पीएच की परास के मध्य कार्य करता है हमारा उदर। अगर उससे कम ज्यादा हो तो क्या होता है, उदर के अंदर अपच की स्थिति बन जाती है। उसके अंदर दो कारण बन जाते हैं। पहला कारण होता है बच्चों अपच। अपच क्या होता है, शरीर के अंदर अम्ल का निर्माण नहीं हो पाता है अमाशय के अंदर। अगर अम्ल का निर्माण नहीं होगा तो खाना पचेगा नहीं, और खाना पचेगा नहीं तो हमारे शरीर के अंदर क्या गैस उत्पन्न होगी, जिससे वो भोजन पच नहीं पाएगा और हमें दिक्कतें होंगी। उसको बोलते हैं बच्चों अपच की स्थिति, अम्ल का स्राव कम होना। दूसरा है प्रति अम्ल औषधि। अपच की स्थिति में क्या होता है बच्चों, जब अपच की स्थिति में क्या होता है, खाना एक जगह एकत्रित रहेगा तो उसमें एसिड फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। और एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है, एसिडिटी होने लग जाती है। तो एसिडिटी हो जाती है, हमें गैस होने लग जाती है, वोमिटिंग फील होती है, मतलब उल्टी आने लगती है। उसको कम करने के लिए, उसके उपचार के लिए, उसके जो शरीर की जो जलने होती है, अमाशय के दर्द होता है, सैनिक पीड़ा होती है, वो होते हैं बच्चों प्रति अमल औषधि। इसको कम करने के लिए जो हम औषधि लेते हैं उसको बोलते हैं बच्चों प्रति अमल औषधि। ठीक है, समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, फिर आगे देखेंगे बच्चों इसके अंदर है इसके उपाय कि सर इसके उपाय क्या है। एंटीसिड जो आपकी एसिडिटी है उसको कम करने के उपाय क्या है। इसके बच्चों तीन उपाय हैं। कौन से हैं, मोस्टली आपको तीन उपाय बता देता हूं मैं। एक तो आपको लेना बच्चों एंटीसिड। क्या लेना है, एंटीसिड। एंटीसिड किससे बना होता है बच्चों, एंटीसिड के अंदर आपका होता है दुर्बल क्षार। ये होता है एक प्रकार का दुर्बल क्षार। क्या होता है बच्चों, दुर्बल क्षार होता है। दूसरी बात मैं करूं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। ये है बच्चों इसके उपाय कि अगर हमें एसिडिटी हो जाए, अपच की स्थिति प्रारंभ हो जाए तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। हमें इनो पीनी चाहिए, नींबू का रस पीना चाहिए, एसिडिक अम्ल दुर्बलता क्षार पीना चाहिए, मिल्क और मैग्नीशिया लेना चाहिए, MgOH2 लेना चाहिए। ये क्या करता है, उसको अम्लता के प्रभाव को नष्ट कर देता है और उदासीन कर देता है। अगला है बच्चों इसके अंदर वो है दंतक से। अब डी पॉइंट इसके अंदर है, चैप्टर के अंदर दैनिक जीवन में महत्व के अंदर डी पॉइंट आपका दंतक से मतलब दांतों का से होना किस कारण संभव होता है, किसके कारण दांत है हमारे नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। क्या कारण होता है कि सर जो हमारे दांत होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं। उसका चौथा पॉइंट लिखिए बच्चों, दंतक से डी, दंतक से होना, दंतक से का होना या प्रारंभ होना, दंतक से या फिर टूथ डिके, टीथ डिके। तो इसके अंदर लिखिए बच्चों, मुंह का पीएच 5.5 रहता है, मुंह का पीएच 5.5 से रहता है, रहता है 5.5 से कम होने पर, कम होने पर दंतक से शुरू हो जाता है, दंतक से शुरू या प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। दांतों में इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट। अब उससे क्या होता है बच्चों, दांतों के ऊपर, दांतों के ऊपर उपस्थित इनेमल की परत किससे बनती है, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट। इसके अंदर फॉस्फेट का 70% भाग होता है जो कठोर बनाता है। इनेमल की परत से बनी होती है, खराब होने लग जाती है। तीसरा है इसके अंदर, जब शरीर का सबसे कठोर भाग है और यही दांतों का बाहरी कवच बनाता है, यह
शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और यही दांतों को बाहरी सुरक्षा देता है। इसका कारण क्या होता है? कारण क्या होता है बच्चों इसके अंदर? अब इसके अंदर क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, शरीर के अंदर जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, शरीर के अंदर जो छोटे छोटे खाने के जो कण होते हैं वो रह जाते हैं, दांतों के अंदर रह जाते हैं, जिससे क्या होता है, शर्करा का विघटन होता है। और शर्करा का विघटन होने से जो जीवाणु होते हैं हमारे मुंह के अंदर, वो जीवाणु उस शर्करा का अपघटन करते हैं, उसका निम्नीकरण करते हैं, मतलब उसको खाते हैं। और खाने के बाद में उस शर्करा को किसी में बदल देते हैं बच्चों, अम्ल में बदलने लग जाते हैं। और जैसे जैसे वो अम्ल में बदलते हैं तो उससे क्या होता है, दांतों का जो अम्ल का मान होता है बढ़ जाता है। और बढ़ जाने के कारण जो हमारी इनेमल की जो परत होती है फॉस्फेट की, कैल्शियम फॉस्फेट की, वो क्या होती है बच्चों, धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। जिससे क्या होता है, दांतों में बदबू आने लगती है, सड़न सड़न आने सड़ जाते हैं दांत। तो इसका कारण है, जब भोजन या मीठी चीज खाते हैं तो भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा या खाद रह जाता है, जिससे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया उसका निम्नीकरण करते हैं और अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे इनेमल नष्ट हो जाता है। इसका हमारा जो उपाय है वो यही है बच्चों। कारण का तो आपको मैंने बता दिया, शर्करा होने के कारण मुंह में उपस्थित, लिख लीजिए, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया पीएच का मान कम कर देते हैं, अर्थात अम्लीयता बढ़ने लग जाती है, अम्लीयता बढ़ने लग जाती है, जिसे दांत सड़ने लग जाते हैं। इसका उपाय है, मुंह को साफ रखें, ये इसका उपाय है। ठीक है बच्चों, क्षारीय दंत मंजन करना। अगला पॉइंट है इसके अंदर ई है, वो है कुछ जीवों के अंदर पादपों में उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से मैं समझ देता हूं कि दंतक से क्यों होता है। पीएच का, मुंह का पीएच क्या होता है, 5.5 रहता है। अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो क्या होता है, दंतक से शुरू हो जाता है। दंतक से क्या होता है उसको समझेंगे। दंतक से क्या होता है बेटा, दंतक से दांत पर क्या होती है, इनेमल की परत, जो आपको व्हाइट वाइट दिखाई दे रही है, ये होती है इनेमल की परत। और इस पर जो इमेल की परत है, इनेमल की परत है, उसके अंदर किसकी चीज होती है, दो चीजें होती हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट। फॉस्फेट होता है 70%, 70% फॉस्फेट होता है, जो क्या करता है, इसको कठोर बनाने का काम करता है। दांत को सबसे, शरीर का सबसे कठोर अंग होता है, उसको कठोर बनाने का कार्य करता है। और जैसे ही शरीर के अंदर जो अम्ल है 5.5 से कम होती है परास, तो क्या होता है, दांतों के ऊपर ऊपर इनेमल की परत क्या होती है, वो खराब होने लग जाती है, जिससे यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, शर्करा। अब उसका कारण क्या है, खराब क्यों होता है, कारण ये है बच्चों, जैसे हम कुछ खाते हैं या फिर मीठा खाते हैं तो क्या होता है, वो शर्कराएं हमारे मुंह के अंदर रह जाती है। मुंह के उपस्थित बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस शर्करा को खाते हैं और उसका निम्नीकरण करते हैं। निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, उसको गला देते हैं। निम्नीकरण करने के पश्चात शरीर में क्या करते हैं, वो अम्लीयता में वृद्धि करते हैं, मतलब अम्ल का मान बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, अम्लता बढ़ने लग जाती है। और ये जो मुंह है हमारा सड़ने लग जाता है, दांते की परत जो है वो घटने लग जाती है, एनिमल की परत खराब होने लग जाती है और दांत सड़ने लग जाते हैं। इसका उपाय ये है बच्चों, मुंह को साफ हमेशा रखना आपको, और जो सारी दंत मंजन होती है उसका उपयोग करना है। फिर इसके अंदर बच्चों ई पॉइंट लिखेंगे, आज का टॉपिक है, उसका लास्ट बिंदु है हमारा ई बिंदु है, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व कौन से होते हैं। जितने भी मैं आपको ये बता रहा हूँ बहुत ही शानदार है बच्चों, इनको करना है याद, कठिन नहीं है, बिल्कुल भी आसान है। बस इसलिए मैं इसको साधारण भाषा में लिखा रहा हूँ आपको। ई पॉइंट लिखिए बच्चों, कुछ जीवों या पादपों के उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। लिखिए ई पॉइंट, कुछ जीवों या पादपों से उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, आत्मरक्षा के रूप में भी कार्य करता है। इसके अंदर है बच्चों दो बिंदु है। सबसे पहले मैं जीव की बात करूं, मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी है,
ये जब भी आपको खाती है इसके अंदर क्या होता है बच्चों, फॉर्मिक अम्ल होता है। ये खाती है तो क्या होता है, इससे हमारे शरीर के अंदर जलन महसूस होती है। जलन महसूस होती है तो हमें इसका उपाय करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, यहाँ पर हमें उदासीन करना है। जैसे क्या करना है, उदासीन करना है, बेकिंग सोडा लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है वो आपको लगाना है, ठीक है। या फिर जो भी दुर्बल क्षार होते हैं उनका प्रयोग करना है। ऐसे लगाओगे तो इसका इलाज संभव है। दूसरा बिंदु है मेटल पादप। मेटल पादप, चिट्टी का डंक, मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। अब आगे पॉइंट लिखो, इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले हैं। यहाँ पे लिखिए मेटल का पादप व चिंटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इससे क्या होता है, इसके उपचार के लिए उसके स्थान पर, इसके उपचार के लिए उस स्थान पर डाक की पत्ती को रगड़ना चाहिए। गिल्ला करके डाक की पत्ती को रगड़कर इलाज किया जाता है, रगड़ना चाहिए, ठीक है। अगला है, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण अम्ल क्षार है, उसके बारे में समझेंगे। मधुमक्खी में क्या होता है बच्चों, अम्ल होता है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर मधुमक्खी काटती है तो क्या होता है, हमें जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। उस जलन को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए हमें उस पर बेकिंग सोडा लगाना चाहिए, ठीक है। दुर्बल क्षार का प्रयोग करना चाहिए। नेटल का पादप होता है एक बच्चों, जो नेटल का पादप होता है उसके अंदर क्या होता है, सेम टू सेम जैसा चिट्टी के अंदर फॉर्मिक अम्ल होता है, वही का वही नेटल के पादप में पाया जाता है। दोनों में अंदर फॉर्मिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इससे क्या होता है, और जलन महसूस होती है, जैसे हमें डंक लगता है। तो इसके उपचार के लिए हमें उस स्थान पर डाक जो होता है, नेटल का पौधा, उसका डाक का पौधा होता है, डाक पौधे की पत्ती को रगड़ना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमें आराम महसूस होता है, ठीक है ना। अब है कुछ अम्ल क्षार विलीनों के पीएच मान। देखिए कुछ अम्ल क्षार विलीनों के पीएच मान, ये इंपोर्टेंट है बच्चों, इससे एक क्वेश्चन बनता है, 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा और बेहतरीन प्रश्न बनेगा, और आपने पूरे के पूरे सही भी करने हैं, आप मेरे को पता है। तो इसके अंदर मैं आपको लिखता हूं कुछ रसायनों के पीएच मान। अब रसायन तीन प्रकार के होते हैं, हमने तीन प्रकार के पढ़े हैं बच्चों। कौन से पढ़े हैं बच्चों, अम्ल, उदासीन और क्षार। अम्ल, उदासीन और क्षार। इसके अंदर लिख लीजिए बच्चों, इंपोर्टेंट लिख लीजिए जो भी अच्छे बनते हैं। जठर रस, जठर रस से इसकी पीएच मान जो होती है वो होती है 1.2। फिर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पीएच मान होती है 1। नींबू के रस, नींबू का रस से इसकी पीएच होती है बच्चों 2.2। उदासीन की बात करूं तो उदासीन की होती है बच्चों 7.0। शुद्ध जल हो गया, इसके अंदर शुद्ध जल उदासीन होता है। सार की बात मैं करूं तो MgOH2 हो गया। मिल्क और मैग्नीज की सार होती है, पीएच मान 10 होती है। NaOH इसकी होती है 14। रक्त की होती है बच्चों 7.4। रक्त होता है बच्चों 7.4। मानव शरीर का भी कितना होता है 7.4। मानव शरीर के रक्त का तापमान कितना होता है, वो पीएच कितना होता है 7.4 होता है। ये कुछ रसायन है, उनका पीएच मान है, इंपोर्टेंट है। जठर रस है 1.2, HCl का होता है 1, नींबू का रस का होता है 2.2, उदासीन होता है 7.0, आंसू जल सुजल का 7.0, क्षार जो होते हैं उनका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्को मैग्नीशिया का होता है 10, NaOH का होता है 14 और रक्त का होता है 7.4। याद हो गया बच्चों, अच्छे से याद कर लेना। कल हम देखेंगे लवण के बारे में
कल की क्लास के अंदर हम बच्चों करने वाले हैं लवण के बारे में कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण क्या क्या होते हैं, उनको हम समझेंगे, उनका एक एक उदाहरण समझेंगे। और जो भी आपके फॉर्मूले हैं, जो भी आपके सूत्र हैं प्रमुख, पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, विनेगर चूर्ण हो गया, पीओपी हो गया, प्लास्टोपेरिस हो गया, डाउन सोडा हो गया, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और कल हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे बच्चों तीसरा अध्याय, धातु और अधातु। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक जितना भी मैंने कराया आपको समझ में आया होगा। एक एक चीज आपने नोट की होगी, लिखी होगी। अगर नहीं लिखा है तो अब लिख लेना बच्चों। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, उनको एक एक चीज की डिटेल आपको देनी है कि अच्छी क्लासेस लग रही हैं, सारी के सारा फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है बिल्कुल। एग्जाम में निश्चित रहिएगा, एग्जाम की भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। जो भी बनेगा वो हमारी क्लासेस से आएगा, कोई भी पर्सन बाहर नहीं आने वाला है, सारी मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, बस बने रहना चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज्वाइन जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना बच्चों, ताकि आपको जैसे ही मैं अगली क्लास डालूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।